Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will have some practice questions on direct cost variances. इससे पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस और डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे और मैंने आप लोगों के साथ जो ऑलरेडी वीडियोस शेयर की थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एक जर्नल मॉडल फॉर वेरिएंस एनालिसिस जो है वो सिखाया था और फिर उसी की बेसिस के ऊपर हम लोग जो है वो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस जिसमें हम डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस जिसको हम लोग मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं वो कैलकुलेट करना सिखाया था। और फिर उसके ऊपर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, किस डिपार्टमेंट की होती है और उसकी जो पॉसिबल कॉजेज ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं वो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। जो मैंने आप लोगों के साथ कल वीडियोस शेयर की हैं उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को ये तमाम चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। आप लोग उनको भी कंसल्ट कर सकते हो, उनको भी देख सकते हो कि हम लोग जो है वो ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस को किस तरीके से हम लोग इक्वेशन के ज़रिए से और फॉर्मूला के ज़रिए से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी पॉसिबल कॉजेज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएंसेस की सूरत में। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस शेयर की हैं जो कि हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर के हवाले से हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस और डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर उसकी जो पॉसिबल कॉजेज हो सकती हैं वो क्या-क्या हो सकती हैं फॉर फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएंसेस ऑफ डायरेक्ट लेबर। और फिर उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से डिपार्टमेंट की या किस मैनेजर की हो सकती है, ये हम लोगों ने तमाम डिस्कशन की हुई है उस वीडियोस के अंदर। तो जो आप लोग जो है वो उनको आप देखिएगा और आपको जो है वो इन तमाम कॉन्सेप्ट को जो है वो आप उनको देख के समझ सकते हैं। आज मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को मजीद एलेबोरेट करने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके अलावा मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की है जिसके अंदर हम लोग जो है वो डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस के जो फार्मूलाज होते हैं उनको यूज करके जो डिफरेंट मिसिंग फिगर्स हो सकती हैं, जैसे हमारे पास डायरेक्ट एक्चुअल लेबर आवर्स मिसिंग हो सकते हैं या हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड मिसिंग हो सकती है या हमारे पास जो बजटेड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड हो सकती है वो मिसिंग हो सकती है, कोई रेट मिसिंग हो सकता है। ये तमाम चीजें जो है वो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग ऑल दोज फॉर्मूलाज। इसके ऊपर जो है वो मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। इसी को ही लेके मैं अभी भी आज के लेक्चर के अंदर आपको कुछ एक्सरसाइजेस जो है वो यहाँ पे करवाने की कोशिश करूंगा और मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है वो मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग ऑल दीज डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंसेस फार्मूलाज, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस जो फार्मूलाज होते हैं प्राइस और एफिशिएंसी के, और इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस के जो फार्मूलाज होते हैं प्राइस और एफिशिएंसी के या रेट और एफिशिएंसी के, उनको यूज करके आप कैसे मिसिंग डाटा को या मिसिंग फिगर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग अ मैनेजरियल एम्फेसिस बाय चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन की बुक में से कुछ एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और फिर हम लोग जो है वो उसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों के साथ सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। हियर इज द प्रॉब्लम दैट इज 736, चैप्टर नंबर 7 का प्रॉब्लम 36 है, जिसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग लेबर वेरिएंसेस सॉल्विंग अननोन, जो अननोन फिगर्स हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व करना जो है वो सीखना है। वो हम लोग कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें जो 2000 ऑन May 1, 2012 ब्रेवो कंपनी जो है began manufacturing for new पैजिंग मशीन known as डैंडी। उन्होंने एक नई मशीन जो है वो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की है जिसका नाम डैंडी है। द कंपनी इंस्टॉल्ड अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर यूनिट ऑफ डैंडी फॉलोज, और पर यूनिट उनकी जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है जिसका नाम डैंडी है, उसकी जो उन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल्स हैं 3 पाउंड लगते हैं और 5 पर पाउंड उसकी प्राइस है। तो ये बेसिकली स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है। इस तरीके से उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट बनती है मटेरियल की 15।
3 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर का स्टैंडर्ड है, उन्होंने कहा जी 1 यूनिट के ऊपर हाफ आर लगता है और 1 आर की प्राइस है 20। इस तरीके से 10 उनकी लेबर कॉस्ट बनती है पर यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वो कहते हैं जी 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो उसके लिहाज से उन्होंने जो है वो 10 का जब 75% लेंगे तो 7.5 बनता है, तो टोटल कॉस्ट उनकी बनती है 32.5। ये उनका एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है जो उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है। फॉलोइंग डाटा जो वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रेवोज रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ मई के महीने में उन्होंने कहा जी कि ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है। रेवेन्यूज हैं, वो कहते हैं जी कि रेवेन्यूज क्रेडिट बैलेंस है उनका 1,25,000 का। अकाउंट्स पेएबल कंट्रोल फॉर मेज परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो उन्होंने परचेज किए हैं मई के अंदर, उनका जो क्रेडिट बैलेंस है अकाउंट्स पेएबल का वो 68,250 है। इट मींस कि इतने की उन्होंने परचेजेस की हैं, तो ये डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड की कॉस्ट है जो कि यहाँ पे दी हुई है, लेकिन उन्होंने इसको देने का अंदाज जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब हमने मटेरियल की एंट्री की थी तो वो क्या हुई होगी, मटेरियल्स अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। इस लिहाज से ये मटेरियल परचेजेस हैं, जो एक्चुअल मटेरियल परचेज्ड है ड्यूरिंग मे। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है 3,250 का, और ये डेबिट है। याद रखिएगा जितने भी कॉस्ट के वेरिएंसेस होंगे और वो अगर डेबिट होंगे तो इसका मतलब है वो अनफेवरेबल है। जो बेसिकली अनफेवरेबल सिचुएशन क्या है कि आपकी कॉस्ट ज्यादा है, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, आपकी कॉस्ट बढ़ गई है जो कि आपने स्टैंडर्ड की थी। इससे आप जब आपकी कॉस्ट वेरिएंसेस जो आएंगे वो अगर डेबिट बैलेंस के साथ होंगे तो वो अनफेवरेबल होते हैं। ये आप नोट कर ले पॉइंट को कि जब भी आपके जो वेरिएंसेस होंगे डेबिट बैलेंस के साथ वो अनफेवरेबल होंगे। और जब हम लोग वेरिएंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए इनकी जर्नल एंट्रीज सीखेंगे तो उसमें भी याद रखिएगा कि जो अनफेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं उनको हम लोग डेबिट करते हैं, जो फेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं उनको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये कॉस्ट वेरिएंसेस की बात कर रहा हूं। और रेवेन्यूज उनके उलट हो जाते हैं क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यूज उलट होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे उन्होंने हमें डेबिट बैलेंस दिया हुआ है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, जिसका मतलब है कि ये मटेरियल प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल है। फिर इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस 2500 है, ये भी अनफेवरेबल है। डायरेक्ट लेबर प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है दैट इज आल्सो 1900, दैट इज अनफेवरेबल है। और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस उन्होंने क्रेडिट दिया हुआ है, तो इट मींस कि ये फेवरेबल है। तो जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो फेवरेबल होगा और जो डेबिट बैलेंस होगा कॉस्ट के वेरिएंसेस का वो अनफेवरेबल होगा। ये आप लेने पॉइंट जो है वो नोट रख लेना है। एक्चुअल प्रोडक्शन इन मे वाज 4000 यूनिट्स ऑफ डैंडी। एक्चुअल जो उन्होंने यूनिट प्रोड्यूस्ड की हैं ये उनकी एक्चुअल आउटपुट है। एंड एक्चुअल सेल्स इन द मे वर 2500 यूनिट्स, और उनकी एक्चुअल सेल्स जो हैं वो 2500 यूनिट्स हैं। ये उन्होंने हमें मेंशन कर दिया हुआ है हमारा डाटा के अंदर। फिर उसके बाद है जी अमाउंट शोन फॉर डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस अप्लाइज टू मटेरियल परचेज ड्यूरिंग मे। और जो उन्होंने प्राइस वेरिएंस की फिगर दी हुई है जो कि ऊपर आपको नजर आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस 3,250, वो ये कहता है कि ये मटेरियल परचेजेस के ऊपर है, ये मटेरियल यूज्ड के ऊपर नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम जो है मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो दो फिगर्स को एक्चुअल क्वांटिटी को लेके कर सकते हैं, एक परचेज्ड क्वांटिटी और एक यूज्ड क्वांटिटी को। लेकिन बेहतर ये होता है कि वो परचेज्ड क्वांटिटी के ऊपर कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी ये वाला जो वेरिएंस है 3,250 का, ये परचेज्ड क्वांटिटी के ऊपर है। There were no beginning inventory on materials on May 1, 2012 और May 1 को उनके पास जो opening inventory of material 0 था। Compute each of the following items for Bravo for month of May, shown your computation। सबसे पहले हमने निकालना है स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल लेबर आर अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने हैं ये हमने निकालना है। तो चलें हम लोग अपना जो है वो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने रिक्वायरमेंट नंबर ये है जी एक्सरसाइज 736, ये प्रॉब्लम 736 है और रिक्वायरमेंट नंबर 1 है इसका। तो हमने यहाँ पे निकालना है स्टैंडर्ड आर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड कितने हैं? तो इसका बेटे फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट
मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट को जब आप एक्चुअल आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट आ जाते हैं। अब आप देखेंगे गौर से, हमारे पास जो स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट है जो कि हमें गिवन है वो है जी 4000 यूनिट्स ऑफ डैंडी, मीन डैंडी उनकी प्रोडक्ट है। 4000 यूनिट उनके आउटपुट हैं और एक यूनिट के ऊपर जो स्टैंडर्ड आवर्स लगते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड के अंदर हमें गिवन है, दैट इज हाफ आवर लगता है एक यूनिट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लेबर की सूरत में, 1/2 आवर। तो इन दो फैक्ट को हम लोग जो है वो अपने क्वेश्चन के अंदर नोट कर लेते हैं। एक्चुअल आउटपुट है जी हमारे पास 4000 जो है वो हमारे पास यूनिट्स हैं और एक यूनिट के ऊपर जो स्टैंडर्ड आवर्स लगते हैं वो मल्टीप्लाई बाय 1/2 आवर्स हैं। तो ये हमारे पास जो वो टोटल बन जाएगा, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 आवर्स जो हैं वो स्टैंडर्ड हैं जो जो एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए हमें स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड हैं या चाहिए हैं, वो हमारे पास कितने होंगे। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आ जाते हैं जी रिक्वायरमेंट नंबर 2 के ऊपर। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में उन्होंने हमें पूछा है कि एक्चुअल डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क हमने निकालने हैं। अब एक्चुअल आवर्स वर्क हमें क्योंकि मालूम नहीं है तो एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो हमें दो तरीकों से मिल सकते हैं। नंबर 1 कि हमारे पास जो है वो जो लेबर के वेरिएंसेस हैं उनको यूज करके हम एक्चुअल आवर्स वर्क निकाल सकते हैं। तो आप याद रखें कि एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो हमारे पास प्राइस वेरिएंस में भी हमारे पास आता है और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस में भी हम लोग जो है वो एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमने लिखना है एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क। एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम लिखें यहाँ पे लेबर रेट वेरिएंस। अगर आप फॉर्मूला देखें, लेबर रेट वेरिएंस का अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो इसका फॉर्मूला बनता है एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक्चुअल आवर्स वर्क के साथ। अब यहाँ पे आप देखें कि हमें ये वाली जो फिगर है ये मालूम करनी है एक्चुअल आवर्स वर्क। अब हमें ये एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट का देखना है कि क्या हमें ये मालूम है एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट। तो हम लोग अपने जो डाटा है उसमें जाके देख लेते हैं कि ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि नहीं है। अब आप जरा गौर करें कि स्टैंडर्ड रेट हमें दिया गया है 20 पर आवर के लिहाज से, तो 20 पर आवर ये हम स्टैंडर्ड रेट लिख लेंगे। और एक्चुअल जो रेट ऑफ लेबर है वो हमें गिवन नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे रेवेन्यूज तो दिए गए हैं, अकाउंट्स पेएबल भी दिए गए हैं फॉर मटेरियल्स, लेकिन लेबर के हवाले से हमें नहीं बताया गया कि हमने कितनी लेबर कॉस्ट पे की है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्चुअल रेट भी मालूम नहीं है। जब हमारे पास एक्चुअल रेट मालूम नहीं है तो फिर हम लोग जो है वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम लोग क्या करें कि इसके लिए फिर हमें लेबर जो रेट वेरिएंस की बजाय अगर हम लोग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस, तो देखिए चूंकि दो लेबर वेरिएंसेस के रेट हमारे पास फॉर्मूला है, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है बराबर एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, जो कि हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किए हैं, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। अब आप जरा गौर करें कि इस फॉर्मूला में आपके पास ये तमाम चीजें अवेलेबल हैं जो कि आप लोग जो है वो यहाँ पे यूज करके इसकी मिसिंग फिगर जो है वो एक्चुअल आवर्स वर्क को निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी लग सकता था लेकिन अगर हमारे पास एक्चुअल रेट अवेलेबल होता तो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल रेट अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हम लोग फिर ये वाला फॉर्मूला को यूज करके इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप लोग
यहाँ पे अब इसकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में से। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज गिवन 2000। तो ये 2000 की इंफॉर्मेशन हम पुट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर अपने सॉल्यूशन करते हुए। तो यहाँ पे हमने कहा जी ये 2000 है, ओके, इज इक्वल टू, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये अनफेवरेबल है, 2000 अनफेवरेबल है, और अलाउड आवर्स, अलाउड एक्चुअल आवर्स, अलाउड वर्क जो है ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड अभी जो हम लोगों ने पार्ट 1 में कैलकुलेट किया है, दैट इज 2000। तो ये हम लोग यहाँ पे 2000 लिख देंगे, और स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड रेट जो है वो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड था जिसमें 20 पर आवर हमें रेट दिया गया है, तो ये मैं यहाँ पे नोट कर लूंगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 20। अब आप जरा गौर करें कि ये जो अनफेवरेबल है ये बेसिकली डिसाइड करेगा कि इस फिगर के साथ नेगेटिव साइन आएगा कि पॉजिटिव साइन आएगा। अनफेवरेबल हमें बताएगा कि हम इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा कि पॉजिटिव साइन आएगा। देखो अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल आवर्स ज्यादा लगाए हैं बनिस्बत स्टैंडर्ड आवर्स के। अगर तो एक्चुअल आवर्स ज्यादा हैं तो इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो मीन ये अनफेवरेबल है, तो ये अनफेवरेबल पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ये फेवरेबल होता तो इसका मतलब क्या था कि एक्चुअल आवर्स कम लगे हैं स्टैंडर्ड से, तो स्टैंडर्ड के साथ जो साइन है वो वाला लग जाएगा, जो ज्यादा वाली अमाउंट होगी उसका साइन लगेगा। अगर एक्चुअल की अमाउंट ज्यादा होगी तो फिर हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, और अगर स्टैंडर्ड की अमाउंट ज्यादा होगी तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। लेकिन अगर हम फॉर्मूला को उलट लिख देंगे तो फिर उसी लिहाज से इनके साइन भी उलट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी तरतीब से फॉर्मूला को लिखोगे तो फिर आपके पास जो है वो जो साइन लगेगा, अनफेवरेबल का मतलब क्या है, आप लॉजिक समझ लें सिर्फ कि अगर आपके एक्चुअल आवर्स ज्यादा हैं तो फिर ये क्या है, जो एक्चुअल आवर्स के साथ साइन होगा वो आप इसके साथ लगा देंगे अनफेवरेबल की सूरत में। और अगर ये फेवरेबल होता तो फिर हम लोग ये देखें कि एक्चुअल आवर्स कम हैं और स्टैंडर्ड आवर्स जो हैं वो ज्यादा हैं, तो फिर हम लोग स्टैंडर्ड आवर्स के साथ जो साइन है वो वाला लगा देते, क्योंकि हमारे पास जो है वो फेवरेबल्स की सिचुएशन में। अब इस सिचुएशन में जो पर्टिकुलरली हमारी इस वक्त क्वेश्चन के अंदर है वो ये है कि हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस है। अनफेवरेबल वेरिएंस का मतलब क्या है कि एक्चुअल आवर्स ज्यादा होंगे इससे स्टैंडर्ड आवर से, और एक्चुअल आवर्स के साथ क्या है पॉजिटिव साइन, तो हम लोग इसको पॉजिटिव साइन लिखेंगे, मीन 2000 पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब हम इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, जब साइन लग गया तो इस इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब ये 20 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड में ले जाएंगे जब इसको, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 20,000 को जब आप लोग डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो बराबर आ जाएगा एक्चुअल आवर्स माइनस 2000 के। तो ये वाली इक्वेशन बन गई। जब हमने इसको जो है वो सॉल्व किया तो ये आ जाएगा जी 1000 इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स, सॉरी ये 2000 था, मैंने 20,000 लिख दिया है, ये 2000 था, और ये 200 ये 100 आ जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो दिस इज 100, और 100 इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स माइनस 2000। अब आप ये देखें जी, ये माइनस इस साइड पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे जब ये फिगर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक्चुअल आवर्स वर्कड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 100 प्लस 2000। तो इस तरीके से 2100 जो है वो 2100 आवर्स जो हैं, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्क के लिहाज से, जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट नंबर 2 में कैलकुलेट करना था। तो होप सो जो है वो आप लोग इसकी कैलकुलेशन को समझ जाएंगे। यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि इस अनफेवरेबल के साथ पॉजिटिव साइन लगाना है कि नेगेटिव साइन लगाना है, ये हम लोगों ने डिसाइड करना है। अगले वाली कैलकुलेशन में मजीद इसकी जो है वो आपको क्लैरिटी इंशाल्लाह हो जाएगी। रिक्वायरमेंट नंबर 3 देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में हमें क्या मालूम करना है ये हम देखते हैं जी। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में उन्होंने हमें कहा कि एक्चुअल डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर वेज रेट, यहां पे उन्होंने कहा जी एक्चुअल वेज रेट भी अब आप कैलकुलेट करें।
एक्चुअल आवर्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन हमने कैलकुलेट करना है एक्चुअल वेज रेट। तो एक्चुअल वेज रेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला जो फॉर्मूला है हमारा लेबर के वेरिएंस का, वो हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये वाला लेबर रेट वेरिएंस की बात की है, तो इसमें एक्चुअल रेट चूंकि नहीं था तो ये हम मालूम करना है, क्योंकि अब हमारे पास एक्चुअल आवर्स वर्कड आ गए हैं जो हमने यहाँ पे निकाले हैं 2100। अब इसमें यहाँ पे ये लिख लेंगे और फिर ये स्टैंडर्ड रेट भी हमें गिवन है। एक्चुअल रेट हमारा जो है वो इस फॉर्मूला में से हमारी जो है वो मिसिंग फिगर हमें कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्चुअल लेबर रेट जो है वो हमने निकालना है। तो एक्चुअल लेबर रेट निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क। ओके जी, अब यहाँ पे हमें उन्होंने रेट वेरिएंस जो है वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये जो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन में शेयर करने जा रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग लेबर प्राइस वेरिएंस या लेबर रेट वेरिएंस ए की बात है, दैट इज 1900। अब चूंकि ये पॉजिटिव है कि, और ये पॉजिटिव जो है वो अनफेवरेबल है। अच्छा सॉरी मैंने पिछले वाले में आपको थोड़ी सी गलती कर दी है। डेबिट जो है वो अनफेवरेबल होता है और क्रेडिट जो होता है वो फेवरेबल होता है। यहाँ पे हम लोग जो हमने अभी कैलकुलेशंस की है, ये बेटे इसको जरा थोड़ा सा सही कर लेते हैं कि ये क्या है, ये चूंकि क्रेडिट बैलेंस था तो ये फेवरेबल है। जब ये फेवरेबल होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अलाउड आवर्स ज्यादा थे और एक्चुअल आवर्स कम आए, तो जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वो ये फेवरेबल सिचुएशन बनेगी। ओके, ऐसे करते हैं, मैं इसको जो है वो दोबारा से आप लोगों को जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं। इसको मैं अरेज कर देता हूं क्योंकि ये हम लोगों ने गलत कर दिया है। ये हमने सारा गलत कर दिया है। अभी मैं इसको जो है वो यहाँ पे आपको अब यहाँ पे समझाता हूँ कि ये किस तरीके से है। अब आप देखिए बेटे गौर से कि हमने ये कहा कि 2000 जो है वो फेवरेबल वेरिएंस है। फेवरेबल वेरिएंस जब क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट अगर होगा तो ये फेवरेबल होगा और अगर डेबिट होगा तो अनफेवरेबल होगा। तो ये चूंकि हमने कहा कि ये फॉर्मूला हमारा लग रहा है जिसमें हम लोगों ने 2000 फेवरेबल वेरिएंस है। अब 2000 फेवरेबल वेरिएंस का मतलब क्या है कि अलाउड आवर्स क्या थे 2000 और एक्चुअल आवर्स वर्क जो हैं वो हमने कम लगाए होंगे तभी वो फेवरेबल बनेगा। क्योंकि अगर हमने कहा जी ये काम हमने जो जितने भी यूनिट्स थे, जो हमने 4000 यूनिट बनाने थे, उसके लिए हमें 2000 घंटे जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, अलाउड हैं, और हमने अगर इसको कम वक्त में पूरा कर लिया तो फेवरेबल होगा। तो इसका मतलब है कि जब हम इसको कम करेंगे तो ये इसका जो बड़ी फिगर है वो क्या है, नेगेटिव फिगर है। मीन ये इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, हमने ये देखना है कि किस फिगर के साथ कौन सा साइन है वो यहाँ पे लगेगा। अगर एक्चुअल आवर्स क्या है, फेवरेबल की सूरत में एक्चुअल आवर्स कम हैं और बजटेड आवर्स या स्टैंडर्ड आवर्स ज्यादा हैं, और अनफेवरेबल की सूरत में एक्चुअल आवर्स ज्यादा होंगे और स्टैंडर्ड आवर्स कम होंगे। अब चूंकि इस सिचुएशन में फेवरेबल है तो फेवरेबल की सूरत में हमें क्या है कि एक्चुअल आवर्स कम हैं और स्टैंडर्ड आवर्स ज्यादा हैं, और स्टैंडर्ड आवर्स के साथ जो है वो हमने नेगेटिव साइन लिखा हुआ है इस फॉर्मूला के अंदर, तो इसलिए मैं इसके साथ भी क्या कर दूंगा, नेगेटिव साइन को लगा दूंगा। तो फेवरेबल का मतलब क्या है, दैट इज नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला। अगर मैं इसकी तरतीब चेंज कर दूंगा तो जाहिर है इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे। बेसिकली माइनस और प्लस जो है वो डायरेक्शन बता रहा है कि आपकी ये है वो इन फिगर में से कौन सी है। यहां पे बेसिकली क्या है, एक्चुअल आवर्स अगर कम होंगे और स्टैंडर्ड आवर्स ज्यादा होंगे तो फेवरेबल है। मीन हमें जो अलाउड आवर्स थे वो थे 2000, और जब हम इससे कम वक्त में पूरा कर लेंगे, हम आवर्स को बचा लेंगे, हम आवर्स को सेव कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल सिचुएशन बनेगी। तो जब हम आवर्स सेव करेंगे तो ये वाले आवर्स कम होंगे और स्टैंडर्ड आवर्स ज्यादा होंगे। जब स्टैंडर्ड आवर्स ज्यादा होंगे तो उनके साथ नेगेटिव साइन लिखा हुआ है हमारे इस फॉर्मूला में, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को लिखेंगे।
अब हम लोग इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। तो हम यहाँ पे 2000 माइनस है डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे और इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स हैं और माइनस 2000 जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके जी, अब आप यहाँ पे देखें जी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे इसके साथ तो ये आ जाएगा जी 100, ये माइनस है और एक्चुअल आवर्स जो हैं माइनस 2000 है और जब ये 2000 उस साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो -100 प्लस 2000 इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स और ये बराबर आ जाएगा, जब आप इन दोनों को नेट ऑफ करोगे तो एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे 1900 आवर्स जो हैं वो आपके पास एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट करना थे। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट नंबर 2 में जो हमें एक्चुअल आवर्स वर्क निकालने थे वो हम लोग जब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के फार्मूला को लेके क्या कर सकते हैं, उसमें जो भी गिवन फिगर्स हैं वो हम नोट कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव की डायरेक्शन दे के माइनस साइन लगा के या पॉजिटिव साइन लगा के, इस सिचुएशन में नेगेटिव साइन लगेगा तो हम लोग जो है वो आवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग रिक्वायरमेंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में हमने मालूम करना है एक्चुअल लेबर रेट। एक्चुअल लेबर रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्चुअल लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं। अब इसके अंदर हम लोग जो है वो फॉर्मूला के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं जी कि हमें जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर प्राइस वेरिएंस जो कि रेट वेरिएंस भी कहलाता है, ये हमें दिया गया है 1900 और ये चूंकि डेबिट बैलेंस है तो इसलिए ये अनफेवरेबल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 1900 और ये अनफेवरेबल है और इसमें क्या है एक्चुअल रेट ये हमने मालूम करना है माइनस स्टैंडर्ड रेट हमें लेबर का दिया है दैट इज 20 और एक्चुअल आवर्स वर्क जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं दैट इज 1900। ये हमारे पास जो है वो अभी कैलकुलेट हुए हैं, अभी हमने जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 में आंसर निकाला था ये आ गया। अब ये हमने इसके साथ नेगेटिव साइन लगाना है कि पॉजिटिव लगाना है, तो फिर लॉजिक वही वाली है। अगर हम ये कहते हैं जी कि एक्चुअल रेट अगर ज्यादा होगा किससे स्टैंडर्ड रेट से तो फिर ये अनफेवरेबल है। तो अगर एक्चुअल रेट अगर ज्यादा है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो इसलिए ये वाली भी अमाउंट पॉजिटिव लिखी जाएगी। और अगर ये होता फेवरेबल इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड रेट ज्यादा है और एक्चुअल रेट कम है, मीन एक्चुअल रेट कम है स्टैंडर्ड से, मीन हमने जो बजट किया था उससे हमने एक्चुअल खर्चा कम किया है, एक्चुअली हमने लेबर को कम रेट पे किया है तो हमने सेविंग की है। इसमें अगर हमारे पास ये फेवरेबल होता तो फिर बड़ी अमाउंट जो थी वो स्टैंडर्ड वाली होती, जिसके साथ नेगेटिव साइन है तो फिर हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाते। तो याद रखिएगा क्योंकि ये अनफेवरेबल वेरिएंस है जो कि डेबिट बैलेंस था इसका और इसके लिए अनफेवरेबल है, और अनफेवरेबल के अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल रेट को ज्यादा होता है स्टैंडर्ड रेट से, इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक्चुअल रेट के साथ पॉजिटिव साइन है तो ये भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो मीन अगर आप इस तरतीब से फॉर्मूला लिखोगे तो एक्चुअल रेट जो है वो आपका क्या आएगा पॉजिटिव होगा तो वो अनफेवरेबल होगा, और अगर ये फेवरेबल होगा तो फिर आप लोग इस फिगर के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। ये आप लोग जो है वो अगर याद रखना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ओके जी, अब हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये 1900 उस साइड पे ले जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1900 डिवाइडेड बाय 1900 जब आप करोगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा एक्चुअल रेट माइनस 20। इन दोनों को हम लोगों ने जब किया तो ये 1 आ गया, तो एक्चुअल रेट इज माइनस 20। तो जब आप लोग इस 20 को उस साइड पे लेके जाओगे तो 1 प्लस 20 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू एक्चुअल रेट आ जाएगा। एक्चुअल रेट हमारे पास जो है वो 21 पर डायरेक्ट लेबर आर जो है वो आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने रिक्वायरमेंट नंबर 3 में कैलकुलेट करना था कि डायरेक्ट लेबर रेट एक्चुअल रेट हमने पे क्या किया है। एक्चुअल आवर्स हमने काम किए हैं 1900 और हमने एक्चुअल रेट पे किया है 21 पर लेबर आर का। तो इस तरीके से हमारे पास जो वो मिसिंग फिगर जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट नंबर जो है वो 4 देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 4 है जी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल अलाउड इन पाउंड्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड हम लोगों ने कैलकुलेट करना है।
ये रिक्वायरमेंट नंबर 4 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जी। Here is रिक्वायरमेंट नंबर 4 और रिक्वायरमेंट नंबर 4 में हम लोगों ने निकालना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी of direct material allowed for actual output। एक्चुअल आउटपुट के लिए डायरेक्ट मटेरियल अलाउड हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट is equal to actual output multiply by standard quantity per unit। डायरेक्ट मटेरियल अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट में एक्चुअल आउटपुट हमें गिवन है दैट आर 4000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट जो है वो हमें हमारे बेसिक जो डाटा हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर इसमें हमें मौजूद है दैट इज 3 पाउंड। एक यूनिट को बनाने में 3 पाउंड मटेरियल लगता है। इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12,000 पाउंड जो है वो 12,000 यूनिट्स को 4,000 यूनिट्स को बनाने के लिए आपके पास 12,000 पाउंड का मटेरियल जो है वो इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से आप रिक्वायरमेंट नंबर 4 को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी रिक्वायरमेंट नंबर 5। रिक्वायरमेंट नंबर 5 में हम लोगों ने क्या मालूम करना है ये हम लोग देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 5 है जी एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन पाउंड्स। कितनी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हम लोगों ने जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड के लिए हमें दोनों फार्मूलाज यूज हो सकते हैं क्योंकि हमारे जो दोनों फार्मूलाज हैं उसमें एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड की फिगर आ रही है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारे पास रेलेवेंट कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसे मैं अगर आप लोगों को डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला लिखूं अगर यहाँ पे तो ये बराबर होता है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब ये एक्चुअल क्वांटिटी यूज जो है वो यहाँ से भी मालूम हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस की अगर मैं बात करता हूं तो ये बराबर होता है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब ये दो फॉर्मूलाज हैं। अब दोनों में देखें यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड आ रहा है, यहाँ पे भी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड आ रहा है। अब इन दोनों को आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपने ये देखना है कि कौन से फॉर्मूला में आपके पास जो है वो सिर्फ यही एक फिगर मिसिंग है, बाकी सारी फिगर्स आपको मालूम है। अगर सारी फिगर मालूम होंगी तभी आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन आप जरा गौर करें कि क्या इसमें आपको प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन में हमारी इंफॉर्मेशन में अवेलेबल है कि हमारे पास जो है वो मटीरियल प्राइस वेरिएंस हमें दिया गया है 3,250। फिर उसके बाद जो है वो हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास हमारे फॉर्मूला में एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस ऑफ परचेज्ड मटेरियल वो हमें दिया है। तो हमने ये कहा जी कि यहाँ पे उन्होंने टोटल कॉस्ट तो दी हुई है लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड चूंकि नहीं दिया, इसलिए हम लोग टोटल कॉस्ट को यूज करके यहाँ पे एक्चुअल प्राइस जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक्चुअल प्राइस हमें गिवन नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर हमें वो एक्चुअल मटेरियल परचेज्ड के यूनिट्स भी दे देता तो फिर हम लोग जो है वो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर सकते थे एक्चुअल मटेरियल परचेज्ड के लिए। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड चूंकि हमने निकालना है और जब हम यूज निकालेंगे तो यहाँ पे उसने एक और इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि जो प्राइस वेरिएंस है ये बेसिकली हम यूज करते हैं या ये हम कैलकुलेट करते हैं मटेरियल परचेज्ड के ऊपर। इसलिए यहाँ पे जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं ये क्वांटिटी, ये एक्चुअल क्वांटिटी, फिर ये यूज्ड नहीं आएगा। यहाँ पे फिर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड हम लिखेंगे, यहाँ पे हम एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड लेंगे।
तो इसलिए हम लोग, चूंकि हमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड निकालनी है, तो फिर उसमें हमारे पास फिर यही वाला फॉर्मूला जो है वो यूज होगा, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस का या डायरेक्ट मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस का। इसलिए हमने इन दोनों में से अगर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन जिस तरह की गिवन है उसकी बेस के ऊपर फैसला करना है कि हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसकी कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमें उन्होंने दे दिया हुआ है, जो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उसके अंदर हम लोग जो है वो डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस की जब हम बात करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस इज डायरेक्ट मटेरियल यूजेज वेरिएंस दैट इज 2500, और ये डेबिट बैलेंस है तो ये अनफेवरेबल है, तो मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे 2500, और ये 2500 जो है वो अनफेवरेबल है क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। अब एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मैंने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड अभी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, दैट इज 12,000, ये मैंने कर लिया, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो पर पाउंड मुझे गिवन है मेरे बेसिक डाटा के अंदर। तो स्टैंडर्ड प्राइस जो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड था उसके अंदर 5 पर पाउंड मुझे गिवन है, इसकी मैं यहाँ पे नोट कर लूंगा, दैट इज 5। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अच्छा अब आप ये देखिए अनफेवरेबल है, इसका मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी यूज ज्यादा होगी किससे, बजटेड से, स्टैंडर्ड से, तो इसलिए ये पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए ये पॉजिटिव फिगर आएगी। ओके, अब ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस साइड को 2500 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो ये आ जाएगा, बराबर आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड के और माइनस 12,000 के। ओके, जब आपने इसको किया 25 500 आ गया, 500 इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस 12,000 के, और जब आपने 12,000 इस साइड पे उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बराबर फिर इसके एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू 500 प्लस, जब आप लोग 12,000 इसमें ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा जी 12,500, ये 12,500 पाउंड उसने कहा जी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद जो है वो रिक्वायरमेंट नंबर हम 6 देख लेते हैं। रिक्वायर नंबर 6 में उसने हमें क्या पूछा है, उसमें उन्होंने हमें जो है वो, हम अपने क्वेश्चन पे जाके इसकी देखते हैं जी कि हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 6 में उन्होंने हमें क्या है जी, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड कितनी है ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल मटेरियल परचेज्ड कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हम लोग जो है वो परचेज्ड चूंकि प्राइस वेरिएंस में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक्चुअल मटेरियल्स परचेज्ड, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। ओके जी, अब एक्चुअल प्राइस जो है वो हमें अच्छा अब इसको आप ब्रैकेट को खोल लें, एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड बराबर हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये मैंने इसलिए खोला है क्योंकि मेरे पास एक्चुअल प्राइस गिवन नहीं है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो फिगर आती है वो मुझे गिवन है मेरे क्वेश्चन के अंदर, जिसको मैं कह रहा हूं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। ये बेसिकली चूंकि मुझे गिवन है इसलिए मैं इस फिगर को यूज कर सकता हूं। तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, जो कि मेरे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया कि आपके जो अकाउंट पेएबल हैं वो क्या है 68,250 हैं, और ये मे के परचेजेस ऑफ मटेरियल हैं, डायरेक्ट मटेरियल जितना परचेज किया ये उसकी फिगर को शो कर रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 68,000 जो है वो 62,500 जो है ये मेरे पास जो मटेरियल, एक सेकंड की यहाँ पे 68,250
50 की फिगर आ गई 68,250 की, तो ये मैं यहाँ पे उसकी जगह पे लिख लूंगा। ये 68,250 जो मुझे अलग-अलग नहीं दी हुई, तो मैं इकट्ठी दोनों फिगर ले लेता हूँ। प्राइस वेरिएंस भी मुझे दिया गया है, ये प्राइस वेरिएंस है जी 3,250, अनफेवरेबल है ये भी। और माइनस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस भी मुझे गिवन है, जो कि मेरे क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, दैट इज 5 पर पाउंड, और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, जो मुझे मालूम करना है। अब आप ये देखें जी कि ये बेसिकली क्या है, ये अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है बजटेड कॉस्ट से, तो ये अनफेवरेबल है। एक्चुअल कॉस्ट है 68,250, और 68,250 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो ये भी फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अनफेवरेबल यहाँ पे फिर पॉजिटिव को शो कर रहा है। अब आप इसको हल करेंगे जब आप लोग, तो ये क्या हो रहा है, इधर ये वाली अमाउंट जो है वो नेगेटिव हो रही है, ये पूरे की पूरी, इसको मैं उस साइड में लेके चला जाऊंगा, और ये वाली फिगर को जो है मैं इस साइड पे ले जाऊंगा, मीन वेरिएबल को मैं एक साइड पे इकट्ठा कर लूंगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड माइनस 60 इज इक्वल टू 68,250, और ये इस साइड पे जब जाएगा, ये दूसरी साइड पे जब जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है 3,250 का, और ये दोनों को जब मैंने प्लस किया, तो ये आ जाएगा मेरे पास जी 68 और 3 71, 71,500 को, और ये 5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड आ गया, और एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड अगर मैं करता हूं, तो ये आ जाएगा 71,500 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, तो ये मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 5 और 21, अच्छा नहीं सॉरी, ये मैंने पॉजिटिव प्लस कर दिया है। ये बेसिकली क्या आएगा बेटे, इसको मैंने 68,250 में से 3,250 को माइनस करना है, तो ये माइनस करके आ जाएगा जी 65,000, और 65,000 को जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा 5 के ऊपर 65,000, ये मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, तो ये आ जाएगा जी 13,000 की फिगर आ जाएगी। ये मीन हमने 13,000 मटेरियल को परचेज किया है, 13,000 पाउंड जो हैं वो मटेरियल परचेज किया है। इस कैलकुलेशन के जरिए से हम लोग मटेरियल परचेज्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन सॉल्व नंबर 6 रिक्वायरमेंट। और आखिरी वाली रिक्वायरमेंट रह गई है नंबर 7। नंबर 7 रिक्वायरमेंट में हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या रिक्वायर किया है। नंबर 7 के हमें कहता है जी एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल प्राइस पर पाउंड। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस पर पाउंड है। अब हमने एक्चुअल मटेरियल क्वांटिटी परचेज निकाल लिया है और परचेज कॉस्ट हमें दी गई है। इन दोनों को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल प्राइस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बड़ी आसान सी है। एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल जो है, तो एक्चुअल प्राइस पर पाउंड इज इक्वल टू टोटल मटेरियल परचेसेस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी परचेज्ड। हमने टोटल मटेरियल कॉस्ट थी 68,250 की, और हमने इसके अंदर जो है वो 13,000 पाउंड जो है वो मटेरियल खरीदा है। तो जब हम लोग 68,250 को डिवाइड करेंगे 13,000 के ऊपर, तो ये आ जाएगा जी 5.25 पर पाउंड जो है वो हमारे पास उसकी परचेज प्राइस आ जाएगी, जो कि हमारी एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल आ जाएगी। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट मिसिंग फिगर्स इन योर क्वेश्चंस।
और इन डिफरेंट फार्मूलाज को जो हमारे पास जो डिफरेंट फार्मूलाज थे हमारे वेरिएंसेस के, उन्हीं को ही हम यूज करके इन तमाम कैलकुलेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं, उन तमाम मिसिंग फिगर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो आप लोग जब इन तमाम चीजों को समझ गए होंगे, जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैंने बाकी क्वेश्चन जो बाकी क्लासेस के अंदर भी क्वेश्चंस कराए हैं वो भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं और उनसे भी जो है वो आप डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग इसी तरह के हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको भी आप लोग जो है वो सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।